आ रहे हैं धीरे धीरे, स्कूल सारे जुड़ रहे हैं। बस 2 मिनट और इंतज़ार कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं हम लोग। 5 मिनट हो जाएंगे, फिर 9:05 होने वाले हैं। ठीक है, हम लोग अपना शुरू करते हैं कार्यक्रम आज का। आज हम कुछ और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो सितार के स्टाइल्स हैं वो क्या हैं, और हम एक दो डायग्राम्स भी देखेंगे। कुछ लोगों से जो सितार बजाते हैं उनसे आपका परिचय कराएंगे। हमने लास्ट टाइम, आपको याद होगा, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक और कर्नाटक क्लासिकल म्यूज़िक यानी नॉर्थ और साउथ के जो म्यूज़िक के फॉर्म्स हैं उसके बारे में हमने चर्चा की थी। हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी चर्चा की थी कि किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक यानी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में बजते हैं और किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं कर्नाटक म्यूज़िक में बजते हैं। जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट को पकड़ते हैं या उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि उसके किस प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग है या किस प्रकार के उसके पार्ट्स होते हैं, किस तरह के सितार बनते हैं। हमने पिछली बार प्राइमरीली दो तरह के सितारों की बात की थी, जिसमें जो मैन्युफैक्चर करते हैं उसके तरीके जो अलग होते हैं। एक हमने बात की थी रविशंकर स्टाइल की और एक हमने बात की थी विलायत खां साहब की। तो दो तरीके के जो सितार हैं उसको हमने संक्षिप्त में बताया था क्या फ़र्क है। हम अभी एक फ़ोटोग्राफ ले लेते हैं सितार का, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह के पार्ट्स होते हैं सितार के, जो आप समझ सकते हैं बच्चे कि किस तरह के सितार के पार्ट्स होते हैं, किसको क्या कहा जाता है हिंदी में, अंग्रेज़ी में। और उस डायग्राम को, या पहले जो फ़ोटोग्राफ है उसको हम आगे ले आएंगे। प्लीज़ वो फ़ोटोग्राफ आगे ले आइएगा प्लीज़। तो हम लोग सितार के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो सितार है, आपने देखा, आपके सामने एक फ़ोटोग्राफ भी है सितार का। तो किस तरह से सितार में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं जो एक कद्दू से बना होता है, बहुत डेलिकेट पार्ट होता है ये, और ये हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। इस पे शॉक, चोट नहीं लगनी चाहिए क्योंकि बहुत डेलिकेट होता है ये। उसके बाद ये जो ऊपर का पार्ट है इसको बोलते हैं तबली। तो आप डायग्राम में भी देखेंगे, जो फोटोग्राफ है उसमें भी देखेंगे आप, इसको तबली बताया गया है। ये मोटा या पतला होता है, उसके हिसाब से टोन और साउंड सेट होती है, इसको तबली बोला जाता है। अब हम ये भी देखेंगे कि ये जो पार्ट है, ये जो ब्लैक कलर का मेरे सितार में है, ये और सितारों में वाइट कलर का भी होता है। ये दो ब्रिज होते हैं, गरज या ब्रिज बोलते हैं इसको, एक बड़ा एक छोटा ब्रिज, बड़ा ब्रिज और छोटा ब्रिज। जो बड़ा ब्रिज होता है
उस पे ये ऊपर के तार लगे होते हैं। और विलायत खान स्टाइल में जैसे पिछली बारी बताया गया था 6 स्ट्रिंग्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसको गंधार पंचम सितार भी बोला जाता है। इसका डायग्राम हम आपको दिखाएंगे। तो ये जो स्ट्रिंग्स हैं, ये पहले फिर से वही वाला फोटोग्राफ दिखा दीजिए, नंबर 1 दिखा दीजिए फिर से। हाँ बिल्कुल ठीक है। इसके बाद देखिए हमने चर्चा की कि तबली हो गए, ब्रिज हो गए, बड़ा ब्रिज, छोटा ब्रिज। अब इसके बाद जो ये लंबी सी, इसको बोलते हैं डांड या स्टेम, इसके ऊपर ये लगे हैं फ्रेट्स। अंग्रेजी में इनको फ्रेट्स बोलेंगे और हिंदी या उर्दू में इसको बोलेंगे पर्दे, जिसके ऊपर सारे गामा पधा निसा बजता है। ये हैं पर्दे। सारे गामा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं ये बजती हैं पर्दे पे। इसके अलावा आप देखेंगे फिर से फोटोग्राफ में कि आपके ये पर्दे हो गए। अब हम बात करेंगे खूंटी की, यानी पेग्स, खूंटी की। कितनी खूंटी है हमारे पास? पिछली बारी चर्चा की थी हमने कि जो रविशंकर स्टाइल होता है उसमें जो खूंटी ये वाली ऊपर की है इसमें तार लगा होता है। विलायत खान स्टाइल में ये तार नहीं लगता है। इसकी चर्चा हमने पिछली बारी की थी। इसको बोलेंगे खूंटी। ये जो छोटे छोटे हैं ये तरफ के यानी सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स जो नीचे हैं, ये रेजोनेट करते हैं मेन स्ट्रिंग्स के साथ जो ऊपर बजता है। उसके साथ ये नीचे के स्ट्रिंग्स जो हैं उसकी खूंटी हैं ये कभी 11, कभी 12 या कभी 13 खूंटियाँ होती हैं जो ये सितार में लगती हैं। और ये नीचे वाले स्ट्रिंग्स के साथ अटैच होती हैं ताकि नीचे वाले स्ट्रिंग्स को आप ट्यून कर सकें। अलग अलग राग में अलग अलग ट्यूनिंग होती है नीचे वाले तारों की या तरफ के तारों की। अब आप एक और चीज़ देखेंगे फोटोग्राफ में, नंबर 1 फोटोग्राफ जो है उसमें कुछ ये जो आपको देखेंगे फाइन ट्यूनिंग के लिए हैं। इसको बीड्स हैं। ये एक बीड यहाँ लगा हुआ है स्वान शेप का, और सितारों में यहाँ पर भी लग सकते हैं, और तारों के लिए हमारे सितार में यहाँ पर है। ये 2 बीड्स हैं। तो इस तरह के ये बीड्स हैं। आप देखेंगे नंबर 1 जो फोटोग्राफ है उसमें यहाँ पर एक तुम्बा लगा हुआ है। यहाँ पर एक तुम्बा लगा हुआ है जो इस सितार में नहीं है। ये भी एक फ़र्क है रविशंकर स्टाइल और विलायत खान साहब के सितार के स्टाइल में। जो यहाँ तुम्बा लगा होता है वो अमूमन रविशंकर स्टाइल के सितार में लगता है, और जो विलायत खान सितार का स्टाइल है उसमें ये तुम्बा जो यहाँ पीछे लगा है, आपने डायग्राम में देखा कि नंबर 1 डायग्राम में कि यहाँ तुम्बा लगा है, इसमें नहीं लगा है। अगर तुम्बा नहीं लगा है तो आप ये सोच सकते हैं कि ये विलायत खान साहब का सितार है, उनके स्टाइल का सितार है। अब हम डायग्राम नंबर 2 पे आ जाते हैं। इसमें देखिए दिखाया गया है कि किस तरह से तारों का अरेंजमेंट है। एक सितार का डायग्राम है आपके सामने, किस तरह से तार लगे हुए हैं। आप देखेंगे कि जो ऊपर वाली खूंटी है उसमें कोई तार नहीं है, और ऊपर विलायत खान स्टाइल लिखा है या गंधार पंचम। इसको बोलते हैं गंधार पंचम सितार। जो रविशंकर स्टाइल ऑफ सितार है उसको बोलेंगे खरज पंच। तो ये गंधार पंचम वाली जो स्टाइल है ये विलायत खान साहब की स्टाइल
इसमें कोई तार नहीं, पीछे कोई तुम्बा नहीं, और भी कई फ़र्क हैं इस सितार में उस सितार में, उसमें हम विस्तार में अभी नहीं जाएंगे, बाद में उसकी चर्चा करेंगे। डायग्राम में ये भी बताया गया है कि कौन से तार किस सुर में ट्यून किए जाते हैं। जो ट्यूनिंग ऑफ सितार है उसकी चर्चा हम करेंगे बाद में। हो सकता है कि आज से 3-4 महीने में, 4-5-6 महीने में आपके पास सितार हो। एक क्लास में एक सितार भी अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये कोशिश करें आप। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से सितार में फ़र्क होते हैं। जब आप सितार लेने जाएं, जब आप सितार के बारे में किसी से बात करें, तो आपको ज्ञान होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए कि किस तरह से फ़र्क होता है सितार में, किस तरह के तार लगते हैं और किस तरह के आपके मैन्युफैक्चरिंग इसमें अलग होती है, तुम्बा नहीं होता, एट्सेट्रा। अब हम कुछ सितार जो बजाते हैं उनके बारे में चर्चा हो, उनके बारे में आपको जानकारी हो, इसलिए कुछ फ़ोटोज़ दिखाएंगे हम आपको। तो ये फ़ोटोज़ में आपको ये पता चलेगा कि ये जो लोग हैं, जो प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने सितार के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, वो कैसे दिखते हैं, वो क्या करते हैं। तो कुछ हमारे पास फ़ोटोग्राफ्स हैं जो हम आपको शेयर करना चाहते हैं। देखिएगा आप लोग। फ़ोटो नंबर 1। तो हमारे पास हम लोग बात करते रहते हैं कि भाई ये विलायत खां स्टाइल ऑफ सितार है। तो विलायत खां साहब हैं कौन, दिखते कैसे हैं? तो देखिए, जो ऊपर है फ़ोटोग्राफ, वो उस्ताद विलायत खां साहब, उनका फ़ोटो है, हाथ में सितार है ये। और उनके ये और नीचे वाला जो फोटोग्राफ है, उनके पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, उस्ताद शुजात खां साहब। तो ये जो सितार बजा रहे हैं, ये करीब 7 पीढ़ी से सितार बजा रहे हैं। और उस्ताद शुजात खां साहब 7वीं पीढ़ी हैं। उनके जो वालिद हैं, पिताजी हैं, वो हैं उस्ताद विलायत खां साहब। तो उन्होंने कुछ ऐसे चेंजेस किए इस सितार में, जिसके वजह से ये सितार और ज़्यादा गायकी के लिए उपयुक्त हुआ। तो गायकी अंग जो बचता है वो विलायत खां स्टाइल ऑफ सितार में बचता है। तो आपने देखा फोटोग्राफ्स कि कौन है विलायत खां साहब, और उनके वजह से इस सितार में जो योगदान रहा, उन्होंने जो इस सितार के लिए किया, उसके बारे में हम लोग आने वाले महीनों में चर्चा करते रहेंगे। पर ये जानना ज़रूरी है कि उनके वजह से काफ़ी बदलाव आया सितार एज एन इंस्ट्रूमेंट और बजाने के तरीके में भी, दोनों में। उनका फ़ोटो आपने देख लिया, फिर से दिखा दीजिए फ़ोटो। विलायत खां साहब, क्लोजअप। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और फोटोग्राफ्स को देखते हैं। अब हम देखेंगे
ये जो सबसे टॉप पे जो फोटोग्राफ है वो आप सब लोग शायद उनके बारे में उनका नाम सुना हो। वो हैं पंडित रविशंकर। जो सबसे ऊपर जिनका फोटो है पंडित रविशंकर हैं वो। और उनके बारे में आप शायद जानते हो, उन्होंने बहुत ज़्यादा भ्रमण किया देश के बाहर। और जो सितार एक इंस्ट्रूमेंट है जो सब लोग जानते हैं कि बहुत पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है, बहुत मेलोडियस इंस्ट्रूमेंट है, बहुत सुंदर बजता है, सब लोग बजाना चाहते हैं, सब लोग सुनना चाहते हैं। वो इसलिए है क्योंकि पंडित रविशंकर ने देश के बाहर, देश के अंदर और देश के बाहर जाके इसकी खूब चर्चा की, इसको खूब बजाया, अलग अलग लोगों के साथ बजाया। बहुत से पाश्चात्य देश के जो म्यूजिशियंस हैं उनको सिखाया सितार। तो इस वजह से सारे विश्व में ये इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स में सर्वश्रेष्ठ एक उपाधि मिली। और लोगों को ये जानकारी हुई कि भाई ये सितार बजता है और ये इस तरह से बजता है। और ये पंडित रविशंकर जी के अथक प्रयास से हुआ है। उसके नीचे जो हम देखेंगे जो फोटोग्राफ है, जैसे आपने देखा विलायत खां साहब के सुपुत्र उस्ताद शुजात खां साहब, वैसे ही पंडित रविशंकर के सुपुत्री, इस बारी सुपुत्री, यानी आप जो बेटियां हैं वो भी सितार बहुत अच्छा बजा सकते हैं। सिर्फ ये लड़कों का काम नहीं। तो इस तरह से दोनों, आप दोनों को सितार में रुचि हो और दोनों बहुत अच्छे से बजा सकें, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और उनके सुपुत्री का नाम अनुष्का शंकर है। वो भी बाहर रहती हैं, आउट ऑफ इंडिया, यूएस में। और उनके लिए भी ये कहा जा सकता है कि उन्होंने बहुत सारे पाश्चात्य देशों के म्यूजिशियंस के साथ गाना बजाना किया। उनके साथ सितार के साथ वायलिन, जैज़ म्यूज़िक, डांस, कई तरह के फ्यूजन म्यूज़िक उन्होंने किए। तो उनका भी बड़ा एक योगदान है। और वो शायद मेरे ख्याल से दिल्ली में भी आ रही हैं। बॉम्बे में अभी बजाया, दिल्ली में आएंगी, बजाएंगी। तो फरवरी में बजा रही हैं वो। तो इंडिया जब आते हैं तो ऐसे टूर करते हैं वो। हेलो हेलो। कुछ बच्चे हेलो बोल रहे हैं, उनको मेरा नमस्कार, हेलो। तो हम फोटोग्राफ्स की तरफ फिर आगे बढ़ें और एक जो उस फोटोग्राफ में पेज नंबर 2 पे ही देखिए, पेज नंबर 2 पे ही वापस जाएंगे। पंडित रविशंकर, उनकी बेटी अनुष्का शंकर, यस। और जो लास्ट में है ये नीलाद्री कुमार हैं। इनका भी बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने अपनी एक तरह की सितार बनाई है जिसका नाम है जितार। जितार, तो जितार ये बजाते हैं, सितार भी बजाते हैं। अब आप नंबर 3 पे आ जाइए, फोटोग्राफ्स नंबर 3 पेज। हाँ, ये और दो प्रख्यात सितार वादक
आपके सामने शाहिद परवेज़ ऊपर और नीचे पंडित बुधादित्य मुखर्जी। उस्ताद शाहिद परवेज़ हैं ये ऊपर, और ये पंडित बुधादित्य मुखर्जी। ये भी भारत में रहते हैं, एक बम्बई में, एक कलकत्ता में, और बहुत अच्छा बजाते हैं। लोग इनको बहुत सुनते हैं। आप भी इनका नाम नोट करिएगा अपने कॉपी बुक में, और हो सके तो घर जाके मम्मी पापा को बोलिएगा कि इनके बारे में आप YouTube में सुन सकते हैं। उनके पास स्मार्टफ़ोन होगा तो आप स्मार्टफ़ोन में इनका नाम टाइप करें और इनका जो YouTube है वो सुने, और सुन के देखें कि आपको इनमें से सबसे अच्छे जो बजते हैं वो कौन लगते हैं। तो आपसे ये होमवर्क रहेगा कि इनके बारे में आप सुने, इनको सुने, YouTube में सुने, और मुझे बताएं अगली बारी कि आपको इनमें से कौन लोग अच्छे लगे, इनके बारे में क्या जानकारी आपको हासिल हुई, ये किस तरह के लोग हैं। ठीक है, अभी लगता है कि बच्चे आ रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या किया उसके बारे में एक बारी रिवाइज कर लेते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, कर्नाटक क्लासिकल म्यूज़िक में फ़र्क देखा। हमने ये भी देखा कि किस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि सितार बनाने के कितने तरीके हैं, क्या मेजर स्टाइल्स हैं सितार के, क्या फ़र्क है उन दोनों स्टाइल्स में। उसके आपने डायग्राम्स देखे, फोटोग्राफ्स देखे। हमने अभी चर्चा की कि जो लोग सितार बजाते हैं वो किस तरह से सितार में उन्होंने योगदान दिया, उसकी चर्चा की। कुछ प्रख्यात सितार वादकों के हमने फ़ोटोज़ भी देखे। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इस इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास जो पर्दे हैं। हमने चर्चा की कि सितार के अलग अलग पार्ट्स कैसे होते हैं। हमने बताया तुम्बा के बारे में, तबली के बारे में, ये पर्दों के बारे में। हम अब सितार में ये भी बताना चाहेंगे कि सब लोग जानते हैं कि जो 7 सुर हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के ही नहीं बल्कि हर म्यूज़िक जो दुनिया का म्यूज़िक है उसमें जो नोट्स बजते हैं वो सितार में कैसे बजते हैं। तो हमारे पास सितार अगर हम देखें तो ये फ्रेट्स हैं, ये ऊपर से नीचे ये फ्रेट्स लगे हुए हैं घुमावदार। 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर से अगर हम देखें तो 7वां फ्रेट ये है सा। सा होता है स्टेबल यानी बेसिक सुर, और वो सितार में कहाँ बजता है? पहले स्ट्रिंग पे। हमारे पास 6 स्ट्रिंग्स हैं ऊपर, ये देखिए 1 2 3 4 5 6। विलायत खान स्टाइल ऑफ सितार में 6 स्ट्रिंग्स हैं। उस स्ट्रिंग में, उस सितार में पहली स्ट्रिंग पे जो सा बजता है वो बेसिक है। जब भी कोई गाना गाते हैं, सीखते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो सबसे पहले किस पे ध्यान रहता है? कौन सा है जो प्रथम सुर है जिसको साधना है आपने? सा 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर से 7वें फ्रेट पे सबसे प्रथम सुर जिसको हम बोलते हैं स्टेबल सुर, वो है सा, और वो 7th फ्रेट पे बजता है सा।
इसी तरह से हम अगर सारे गामा पाधा नीसा बजाना चाहें सितार पे, सब लोग बच्चे हैं, आप लोग और म्यूजिशियन से भी सीखते हैं, बहुत अच्छा सीखते हैं। आप सब लोगों को पता है कि सारे गामा पाधा नीसा सा नी धा पा मा गा रे सा, ये बेसिक सुर हैं। किसी भी म्यूज़िक को जब आप सीखते हैं उसकी जानकारी है आपको, तो ये सितार में कैसे बजता है। सा रे, 8वें फ्रेट पे रे, गा, सा 7th फ्रेट पे फिर से, 8th फ्रेट पे रे, और एक फ्रेट छोड़ के गा, फिर नेक्स्ट फ्रेट पे मा, मा, फिर एक फ्रेट छोड़ के पा, फिर धा, फिर एक फ्रेट छोड़ के नी, और फिर अंततः तार सप्तक का सा। एक सा ये था जो बेस नोट है, और जो ऊपर का सा है वो ये है, सा सा, सा नीचे का ऊपर का सा। अब वापस कैसे आना है, ये सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो आपने देखा बेसिकली किस तरह से सितार में ये नोट्स बजते हैं। फिर से अगर हमें बजाना है सारे गा, सारे गामा और सारे गामा पा, सारे गामा पा धा, सारे गामा पा धा नी, और आखिरी में सारे गामा पा धा नी सा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो सितार है उसमें सारे गामा जो बेसिक नोट्स हैं वो कैसे बजते हैं इन पर्दों पे। तो इस तरह से आपने देखा कि हम लोग अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं सारे गामा पाधा निसा में, और इन्हीं अलग कॉम्बिनेशंस के साथ अलग अलग राग बनते हैं। रागों की चर्चा हम थोड़े से क्लासेस के बाद फिर करेंगे, लेकिन बेसिकली सितार के बारे में आपने आज ये जाना, कुछ फोटोग्राफ्स देखे, सितार के कुछ अलग साउंड्स के बारे में हम और अब चर्चा करेंगे कुछ देर, 5 मिनट। आपने देखा कि जो पहला स्ट्रिंग है उस पे आप पर्दों पे सारे गामा पाधा निसा बजता है। ये तो पहला स्ट्रिंग हुआ। अब बाकी स्ट्रिंग्स किस लिए हैं, ये भी आपके अंदर क्वेश्चन आना चाहिए। जो नेक्स्ट स्ट्रिंग है वो मोटा स्ट्रिंग है, ये बिल्कुल खरज का स्ट्रिंग है, यानी जो बिल्कुल मोटी आवाज निकलती है। ये सेकेंड स्ट्रिंग है। सेकेंड स्ट्रिंग पे भी बजता है,
लेफ्ट हैंड की उंगलियों से सेकेंड स्ट्रिंग पे भी सितार बजता है। तो सारे गामा पाधा नी सा। और ये वाले जो लोअर ऑक्टेव यानी मंद्र सप्तक के जो सुर हैं वो सेकेंड स्ट्रिंग पे बजते हैं। सा नी धा पा मा गा रे सा। तो इस तरह से बिल्कुल जो नीचे वाले नोट्स हैं वो सेकेंड स्ट्रिंग पे बजते हैं। अब थर्ड और फोर्थ स्ट्रिंग, हमारे पास 6 स्ट्रिंग्स हैं ऊपर, तो थर्ड और फोर्थ स्ट्रिंग किस लिए है? फर्स्ट स्ट्रिंग हमने समझ लिया, इस पे सारे गामा पधा नी सा राग बजते हैं अलग अलग। सेकेंड स्ट्रिंग भी हमने समझा कि इस पे भी जो लोअर ऑक्टेव है यानी मंद्र सप्तक के सुर बजते हैं। और जो थर्ड और फोर्थ स्ट्रिंग है, ये जो राग हम बजा रहे हैं उस राग के साथ ये नोट्स फिक्स होते हैं। ज़्यादातर राग जो शुद्ध सुरों में बजते हैं उनमें ये गंधार और पंचम यानी ग और प पे फिक्स्ड होते हैं। तो ये जब साथ में बजते हैं तो आपको राग का फील रहता है। तो इस तरह से अगर ये राग बज रहा है तो इसके साथ तो ये इन हार्मनी विद द राग बजता है। तो इससे आपको एक भरा हुआ साउंड का एहसास होता है और इससे मेलोडी बढ़ती है और इससे सुंदरता रहती है जो भी चीज हम बजाते हैं। अब बचे हमारे लास्ट 2 स्ट्रिंग्स। लास्ट 2 स्ट्रिंग्स को हम साथ में देखेंगे, इनको चिकारी बोला जाता है। चिकारी के तार, जो पांचवा है वो सा पे है और जो लास्ट वाला है वो ऊपर वाले सा पे है। दोनों सा पे मिले हुए हैं और इनको एक साथ बजाते हैं ऐसे। इनको बोलते हैं चिकारी। जब भी हम कोई गैप देना चाहते हैं और उस गैप को हम भरना चाहते हैं साउंड्स के साथ ताकि खाली ना लगे हमें, तब ये चिकारी बजता है। अब ये खाली बजा बिना चिकारी के। अब देखिए, अब ये चिकारी के साथ बजा, ज्यादा सुंदर लग रहा है, भरा हुआ लग रहा है। फिर से मैं आपको फर्क दिखाता हूं। बिना चिकारी के। अब चिकारी के साथ। तो लास्ट जो स्ट्रिंग्स हैं वो चिकारी पूरे माहौल को भर देता है और बीच में जो गैप्स हैं उसमें अगर आप खालीपन महसूस करते हैं तो इसको बजा के उसको भर सकते हैं। ये आलाप में, जोड़ में, गतों में बहुत काम आता है। आपने देखा चिकारी लगातार बज रही है। बिना चिकारी के। अब चिकारी के साथ। तो इस तरह से चिकारी का प्रयोग होता है। एक और प्रयोग है चिकारी का जो सितार में बजता है जोड़ के आखिरी में या कॉन्सर्ट के बिल्कुल आखिरी में। उसको हम बोलते हैं झाला। क्या बोलते हैं? झाला। झाला कैसे सुनाई देता है और उसमें चिकारी का प्रयोग अत्यधिक होता है। कैसे सुनाई देता है, आप सुनिए।
तो हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रोक बजा रहे हैं फर्स्ट स्ट्रिंग पे, बाकी 3 स्ट्रोक हम बजा रहे हैं चिकारी पे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसको हम झाला बोलते हैं कोई भी राग में। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस तरह से आपने देखा, इसको झाला बोलते हैं और ये सितार के कॉन्सर्ट के बिल्कुल आखिरी में बजता है। वन टू थ्री फोर। तो जिस स्पीड से आप बजाना चाहें इसको बजा सकते हैं। शुरू में धीरे धीरे बजता है 1 2 3 4, फिर आखिरी में तेज बजता है ये, जैसे अभी बजा के देखा आप। तो इसका जो पर्पस है लास्ट 2 स्ट्रिंग्स का, वो झाले में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। बाकी बीच बीच में जहाँ पर भी आप गैप भरना चाहें, जहाँ पर भी ताल का गैप हो और उसको भरना चाहें, तब ये चिकारी का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हुए ऊपर के जो स्ट्रिंग्स हैं, जो हमारे पास 6 स्ट्रिंग्स हैं, वो किस तरह से उसका प्रयोग किया जाता है, उस पर क्या बजता है क्या नहीं बजता है, ये भी आपने समझ लिया। जो हमारे पास जो ये तरफ के तार हैं, भाई ये किस लिए हैं? ये भी तो हैं। और ऊपर अगर 6 हैं तो नीचे तो 12 हैं या 13 हैं या 11 हैं। इसका क्या प्रयोग है? ये जो है, इसको हम थोड़ा एडवांस्ड लेवल है, इसको मिलाने का तरीका थोड़ा एडवांस्ड है, लेकिन ये मिलाया जाता है, ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये मिलाए जाते हैं उस हिसाब से जिस हिसाब से आप राग बजा रहे हैं। अगर आप कोई शुद्ध स्वरों का राग बजा रहे हैं जिसमें ज़्यादातर नोट्स शुद्ध हैं, कोमल स्वर कम हैं, कोमल स्वर की चर्चा हम बाद में करेंगे, तो राग के हिसाब से ये मिलाया जाता है। और इसके मिलाने का जो तरीका है वो इस खूंटी से होता है, जो ये छोटे वाले हैं जो आप देख रहे हैं, और ये नीचे के तार हैं। तो इस तरह से आपने समझा कि सितार में अलग तारों से क्या बजता है, किस पर्पस के लिए वो यूज़ किया जाता है और इसकी बनावट कैसे होती है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, और अगली बारी जब हम मिलेंगे तो आप ने अगर नोट्स बनाए हैं तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कुछ YouTube के सितार लोग जो हमने चर्चा की उनके बारे में जानिए, उनको सुनिए। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हाँ, हमारा इस क्लास को रिपीट क्लास आप अगर आप देखना चाहें, दोबारा कुछ डाउट हो, क्लैरिफाई करना चाहें, जो नाम हमने जिन लोगों की चर्चा की उसको दोबारा सुनना चाहें, तो आप इसको सुन सकते हैं। लॉगिन करें जो वेबसाइट है हमारी r2rvirsa.com, r2rvirsa.com। तो इस पे आप लॉगिन करके इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और नई जानकारी भी हासिल कर सकते हैं
अन्य ट्यूब देख के, यूट्यूब का चैनल्स देख के। तो अगली बार के लिए, तब तक के लिए आज्ञा। आप सबको नमस्ते, बाय बाय।